अब हम समझेंगे वेपर और वेपर प्रेशर के बारे में। चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ने के लिए ये सिंपल से बेसिक्स का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वेपर्स की बात करते हैं तो वेपर, पहले हम बात करते हैं कि वेपर कैसे निकलते हैं। तो कभी भी किसी भी पदार्थ के जो वेपर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से ही निकल सकते हैं, या तो इवेपोरेशन होगा लिक्विड का, और या फिर बॉइलिंग। यानी इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ये जो दो फिनोमेना होती हैं, इन्हीं की वजह से ही कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। इस इवेपोरेशन और बॉइलिंग को अच्छी तरह से समझना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपका बेसिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर रहे। अगर मैं इवेपोरेशन की बात करता हूं तो इट इज़ कॉल्ड एज फिनोमेना ऑफ वेपोराइजेशन। यानी वेपर्स बनने की प्रक्रिया को ही हम टेक्निकली इवेपोरेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन कैसे होता है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं। अगर हमने कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है तो आपको पता है कि ये जो लिक्विड इस कंटेनर में मौजूद है वो लिक्विड स्टैटिक नहीं है। यानी वहाँ पे उस लिक्विड के पार्टिकल्स, हमको ऐसा लगता है कि वो ठहरे हुए हैं, लेकिन वो ठहरे हुए नहीं होते हैं। वो आपस में ही एक दूसरे से टकराते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इस तरह से एक दूसरे से टकराते रहते हैं। उस टकराने के दौरान कभी कभार क्या होता है कि अंदर के पार्टिकल्स, जिसको हम टेक्निकली बल्क पार्टिकल बोलते हैं, वो अंदर के पार्टिकल्स कभी कभार अगर सरफेस पार्टिकल से टकराते हैं और जोर से टकराते हैं, और जोर से टकराने की वजह से अगर सरफेस पार्टिकल्स जो हैं वो अपने सरफेस को छोड़ छोड़ के बाहर निकल जाएं यहाँ पे, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में कुछ खास बात जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और वो बात है कि इवेपोरेशन जो होता है वो उस इवेपोरेशन के दौरान हमेशा सरफेस के पार्टिकल ही बाहर निकलते हैं, अंदर के पार्टिकल्स नहीं निकलते। अगर सरफेस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी अंदर के पार्टिकल की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, इनको धक्का तेज़ी से लग जाएगा टकराहट के दौरान, टकराने के दौरान, तब ये पार्टिकल्स जब बाहर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस फिनोमेना को ही हम वेपोरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होती है, और उस सरफेस फिनोमेना के दौरान केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स, सरफेस के पार्टिकल्स ही वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। और वो सरफेस के पार्टिकल वेपर में इसलिए कन्वर्ट होते हैं क्योंकि अंदर के पार्टिकल्स ने इनको धक्का मारा है। इसका मतलब है कि ये कोलिजन की वजह से ही ये इवेपोरेशन होता है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोलिजन्स बढ़ेंगे पार्टिकल्स के बीच में, और जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो होता है वो किसी भी, इवन 4 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस जैसे कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हैपन हो सकता है, क्योंकि उसके दौरान भी अंदर के पार्टिकल्स जब सरफेस पार्टिकल्स से टकराएंगे और किसी वजह से सरफेस पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ही उसको वेपराइजेशन कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि इवेपोरेशन के बारे में जो आप बेसिक आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे वेपराइजेशन हो सकता है, वेपर्स पाए जा सकते हैं। तो होप ये इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया होगा। इक्वली इवेपोरेशन के साथ साथ बॉइलिंग का जानना ज़रूरी है और ठीक से समझना ज़रूरी है, ताकि हम आगे के चैप्टर को बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ स्टडी कर सकें। अब बॉइलिंग की बात करते हैं। तो बॉइलिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ठीक से समझना होगा इसको। सिमिलरली बॉइलिंग के दौरान भी हमने एक कंटेनर में लिक्विड को ले रखा है। अब बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग यहाँ पे इवेपोरेशन में तो हमने कोई लिड नहीं लगाया है, कोई ढक्कन नहीं लगाया है, इसको ओपन कंटेनर में पानी रख के हमने आपको समझा दिया। लेकिन इस बॉइलिंग को समझाने के लिए हमको यहाँ पे एक ढक्कन लेना पड़ेगा, एक लिड लेना पड़ेगा, एक कवर डालना पड़ेगा यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा पहले तो, क्योंकि इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अब इसको हमने गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे हमने इस कंटेनर में पानी ही ले रखा है। तो अब जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा और इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा एंड मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। और जो यहाँ पे वेपर्स होंगे, वेपर के बारे में भी आपको पता है कि वेपर चारों तरफ हर कंटेनर पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। ये ढक्कन जो आप देख रहे हैं वो ढक्कन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और वो इसीलिए ही पड़ा हुआ है क्योंकि इस पे एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर लग रहा है। और अभी फिलहाल के लिए अगर हम बता दें तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो इस ढक्कन पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से ढक्कन अपनी जगह पे मौजूद है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इवेपोरेशन होता जाएगा, वेपर्स बनते जाएंगे और वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और उस वेपर प्रेशर के बढ़ने के दौरान, उस वेपर प्रेशर के बढ़ने के दौरान होगा क्या कि जिस समय, जिस टेम्परेचर पे, जिस खास टेम्परेचर पे, जिस स्पेशल टेम्परेचर पे, जिस स्पेशल टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा वेपर हो जाएगा, इतना ज़्यादा वेपर हो जाएगा कि उसका जो प्रेशर होगा यानी वेपर प्रेशर होगा, जिस समय एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से ये ज़्यादा हो जाएगा, उस दिन ढक्कन यहाँ से फिक जाएगा। और जैसे ही ढक्कन फिक जाएगा, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम बोलने लगेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ बातें पॉइंट आउट करके आपको बताना जरूरी है कि बॉयलिंग जो होता है उसमें केवल सरफेस के पार्टिकल्स ही नहीं वेपर में कन्वर्ट होते हैं, बल्कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि अंदर के पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बॉयलिंग में केवल सरफेस के पार्टिकल्स नहीं बॉयल होते हैं, बल्कि बल्क पार्टिकल्स भी अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। इसलिए बॉयलिंग को कहते हैं हम बल्क फिनोमेना, मतलब पूरे लिक्विड में कहीं से भी मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, अब हम इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ भी कोलिजन की वजह से ही बॉयलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे बॉयलिंग यानी ढक्कन का फिकना ही बॉयलिंग पॉइंट कहलाएगा, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। तो बॉयलिंग विल अकर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली। ये किसी भी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा। और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जिस पे एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जनरली आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे इतने वेपर्स एनफ बन जाएंगे कि उनका वेपर प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा। और उसी स्थिति को, उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर को, जिस समय वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी को ही, उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी वहाँ पे अब वो लिक्विड बॉयल करने लगेगा और आपको इस तरह से यहाँ पे एक वेव फॉर्मेशन भी बॉइलिंग के दौरान दिखने लगेगा, क्योंकि बल्क पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन वो स्पेसिफिक टेम्परेचर इस वजह से रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी स्पेसिफिक है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर को करने के लिए। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये छोटी सी बात आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्लास में भी सिखाया जा सकता है। और वहाँ पे आपको इस तरह से बताया गया है कि जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है और पानी जल्दी ही बॉयल करता है। यानी 100 के बजाय 80-90 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉयल करने लगता है। तो होप आपको ये वेपर का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी लिक्विड जो होता है उनका वेपर फॉर्मेशन दो ही वजह से होता है, एक तो इवेपोरेशन और दूसरा बॉयलिंग।
इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल्स के आपस के कोलिजन की वजह से जब सरफेस के पार्टिकल वेपराइज हो जाते हैं तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन बढ़ेगा और इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, यानी वेपर्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसके उलट बॉइलिंग जो होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड के वेपर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। और बॉइलिंग के दौरान बल्क फिनोमेना होती है, यानी अंदर के मॉलिक्यूल्स भी वेपर में कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो जनरली एक बात इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना होता है कि नॉर्मली हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमें सिखाया गया है कि वो फिक्स होता है। वो फिक्स इसलिए होता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करते हैं, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज हो जाया करेगा। ये बात आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए। मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या हम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर सकते हैं? कैन वी बॉयल वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? अगर इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में मिलेगा तो मुझसे ज़्यादा आपको खुशी होगी। होप आप समझ रहे होंगे और इसका आंसर दे पाएंगे। आगे के टॉपिक में हम समझते हैं कि अब ये जो वेपर्स हमको मिलता है, किसी भी सॉल्यूशंस के जो वेपर्स हमको मिलते हैं, उस वेपर की अगर हम बात करें, उस पर्टिकुलर वेपर की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंटली एक बात ध्यान रखना है कि हमें जो वेपर प्रेशर होगा यानी वेपर्स जो हमको मिलेंगे, उस वेपर का एक अपना प्रेशर होगा और उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। और वेपर प्रेशर को स्पेसिफिकली जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझ में आ गया होगा कि वेपर्स 2 फेनोमेना के दौरान बनते हैं, एक तो इवेपोरेशन और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, इनफैक्ट बॉइलिंग। तो अब वेपर कैसे बनता है अगर आपको समझ में आ गया है तो मेन टॉपिक पे आके उसी को कवर करते हैं, और वो मेन टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की बात करें, उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर को एक ढक्कन से, एक लिड से कवर कर दिया है, और इसमें हमने वाटर लिया है, पानी लिया है। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फॉर्म, ये वाटर है। अब अगर इवेपोरेशन आपको समझ में आया है तो आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर अगर हम फिक्स कर दें, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर हो सकता है, इवेपोरेशन आपको अब समझ में आ गया है, तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे इस लिक्विड के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी इवेपोरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उस इवेपोरेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हम एक छोटी सी बात लिखते हैं और करते हैं कि यहाँ पे जब इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन की जो स्पीड होगी, यानी रेट ऑफ जो इवेपोरेशन होगा उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं। तो शुरुआत में रेट ऑफ इवेपोरेशन, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुछ समय के बाद जब यहाँ पे वेपर के पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपस में भी कोलाइड करने लगेंगे, और उस कोलिजन की वजह से अपनी एनर्जी लूज करके वो वापस कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। यानी शुरुआत में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट किए, वेपर्स में कन्वर्ट हुए, और बाद में वेपर्स ही आपस में कोलाइड करने के बाद अपनी एनर्जी को लूज करके कंडेंस होना शुरू किए। तो थोड़ी देर के बाद कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा जैसे ही वेपर बनेंगे। तो अब स्पीड ऑफ कंडेंसेशन यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। शुरुआत में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा था, धीरे धीरे कम होगा। शुरुआत में रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा, धीरे धीरे ज़्यादा होगा। एक समय आएगा जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अभी इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे अपनी बात को कंसाइजली पहले कर लें। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे किसी भी लिक्विड का जो भी वेपर होता है उसका जो प्रेशर होता है उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर ऑफ वेपर
द प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. दैट इज सिंपली व्हाट वी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. यहाँ पे छोटी सी बात हमें करनी है इक्विलिब्रियम की. जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो 11 क्लास के टॉपिक से आपने जो समझा हुआ है उस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा हम कंसाइजली यहाँ पे बता देते हैं कि इक्विलिब्रियम जब भी इक्विलिब्रियम की अवस्था ऑब्टेन्ड होगी तो उस वक्त ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि कंटेनर जो है वो क्लोज होना चाहिए. यानी क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम की अवस्था व्यवस्था पाई जाएगी. और दूसरा, इक्विलिब्रियम तभी स्टेब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. और तीसरी कंडीशन है कि आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही सीखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है. तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी इक्विलिब्रियम की अवस्था जो भी पाई जाएगी वो किसी खास टेम्परेचर पे ही पाई जाएगी. अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम की अवस्था चेंज होगी. तो या तो हम डायरेक्ट बोल दें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वेपर का जो भी प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, और या फिर हम बोलें कि क्लोज कंटेनर में जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है और फिक्स टेम्परेचर पे जो वेपर का प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं. तो होप वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा. अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात समझ में लानी है वो है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड के वेपर और वेपर प्रेशर को कितने फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर प्रभावित करते हैं. पहला फैक्टर है टेम्परेचर. सिंपल सी बात है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपोराइजेशन बढ़ेगा, जैसा पहले भी डिस्कस हो चुका है. तो वेपोराइजेशन बढ़ेगा यानी वेपर्स बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा. और दूसरा जो होता है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड. वो लिक्विड कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लिक्विड जो है वो पेट्रोल है तो आपको पता है कि पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, और स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन में भी बोलूं तो वो एल्केन है विद हायर नंबर ऑफ कार्बन. तो ये जो पेट्रोल होता है, और स्पेसिफिकली एल्केन की बात करें अगर आपको समझ में आ रही है तो इसमें सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स. 3 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं: हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल और डिस्पर्सन फोर्स. और ये जो डिस्पर्सन फोर्स होता है इसी को लंदन फोर्स भी बोलते हैं, सॉरी. और ये सबसे वीक होता है. तो यहाँ पे पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा. और वाटर की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा जो कि डिस्पर्सन फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है. तो एक क्वेश्चन उठ के आता है कि पेट्रोल और वाटर दो लिक्विड अगर आपके पास हैं तो किसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे और किसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे? तो ऑब्वियसली आप बात को समझिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे और इसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए. सिमिलरली पेट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक होते हैं, और वीक होने की वजह से वेपर्स ये जल्दी बनाएंगे और इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो अगर आपको वेपर प्रेशर कंप्लीटली समझ में आ गया है तो आपको मुझे एक क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं यानी C2H5OH की बात करते हैं और एसीटोन की बात करते हैं यानी CH3C डबल बॉन्ड OCH3 की बात करते हैं, तो इन दोनों में किसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे? अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो इस क्वेश्चन के जवाब
यानी आंसर को ढूंढने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल्स में कौन सा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। और अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा और यहाँ पे डाइपोल डाइपोल पाया जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा और उस डाइपोल डाइपोल में भी डाइपोल डाइपोल वीकर होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये मैंने आपको एक हिंट दिया, इस हिंट की मदद से आप मुझे बताइए कि इन दोनों लिक्विड्स में किसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे। होप आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।